हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस पीसीसीपी हिंदी फैकल्टी। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th कोर्स बी, हिंदी कोर्स बी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसके कवि हैं मिस्टर कैफी आजमी। और कविता का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कविता है हमारी कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, जो कि फिल्म हकीकत, एक मूवी आई थी फिल्म हकीकत, और हकीकत फिल्म के अंदर इस गाने को डाला गया था। तो कई प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। चलते हम लोग सीधे कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। यहाँ पर हम बात करेंगे इस कविता के कवि के बारे में। तो कैफी आजमी जो है, इन्होंने बॉलीवुड के अंदर काफ़ी काम किया। इनकी पत्नी जो थी, उनका नाम था शौकत आजमी, वो भी एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री। और इनकी एक बेटी थी, जिनको भी आप अच्छे से जानते हैं, शबाना आजमी, जो कि बहुत बड़ी अभिनेत्रियों में इनका नाम लिया जाता है। तो बॉलीवुड के अंदर अदब की दुनिया में आगे चल करके कैफी आजमी के नाम से ये मशहूर हुए। अगर इस कविता की बात करें तो कर चले हम फिदा जो कविता है, ये 1962 में भारत और चीन के मध्य हुए युद्ध पर बनी फिल्म हकीकत में इस गाने को डाला गया था। तो प्रश्न है कि क्या इस गीत के लिए कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो निश्चित तौर पर 1962 में इंडो चाइना वॉर और उसके दौरान जितने भी भारतीय वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी उन करुण व्यथा को एक घायल सैनिक अपने आने वाले सैनिकों को निवेदन कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करवाने का प्रयास कर रहा है। तो भारतीय सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए इस फिल्म के अंदर इस गाने को बखूबी रूप में डालने की कोशिश की गई थी कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कि एक घायल सैनिक अपने बचे हुए साथियों को निवेदन कर रहा है और कह रहा है कि हमने अपने जीवन में अपने जान और तन, तन यानी शरीर, दोनों को वतन के रखवाले के लिए, वतन के खातिर फिदा यानी न्यौछावर कर दिया है। फिदा का मतलब होता है न्यौछावर करना या कुर्बान कर देना। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसलिए हे साथियों, इस वतन, इस देश की जिम्मेदारी अब आप लोगों के हवाले है, आप लोगों के कंधों पर है, और हमें उस जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाने की आवश्यकता है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, कि भयंकर ठंड के अंदर अगर हमारे हाथों की नसें भी जमने लगे या आगे बढ़ते हुए हमारे सांस रुकने लगे, लेकिन फिर भी इस युद्ध के दौरान आगे बढ़ते हुए कदमों को हमने थोड़ी देर के लिए भी विराम नहीं किया, थोड़ी देर के लिए भी नहीं रोका। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। और इस अभिलक्ष्य के अंदर अगर हमारे सिर भी कट गए, अर्थात हम जैसे व्यक्तियों को कुर्बानी भी देनी पड़ी, तो हमें किसी प्रकार का दुख नहीं है। गम शब्द यहाँ पर दुख होने के लिए आया। हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। हमें तो इस बात का फक्र है कि हमने भारत के सिर को, अर्थात हिमालय पर
दुश्मनों का साम्राज्य कभी भी नहीं होने दिया, अर्थात हिमालय पर विरोधी व्यक्तियों ने अपना प्रभुत्व, अपना कब्जा नहीं जमाया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, इसलिए हे साथियों, आज मैं मृत्यु की दहलीज पर हूं, मरने वाली अवस्था में हूं, लेकिन मेरे मन में बांकापन यानी जवानी का वही उत्साह, जवानी की वही उमंग, जवानी का वही जोश अभी भी कायम है। अर्थात अभी भी मेरे मन में भारत के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति जो उत्साह, जो लगन, जो आत्मविश्वास, जो जोश बना हुआ है, वो अभी भी नहीं गया हुआ। इसलिए हे साथियों, हमारे जाने के बाद इस वतन की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है और आपको उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाने की आवश्यकता है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर कि जिंदगी जीने के तो मौसम यानी कई मौके मिलेंगे। एक सैनिक के जीवन में ऐसे कई प्रकार के मौके आएंगे जहां पर हमें अपनी जीवन, अपनी जिंदगी को जीना पड़ रहा है, लेकिन जान देने की रुत रोज आती नहीं। कि मातृभूमि के लिए उनका संघर्ष करते हुए, मातृभूमि के लिए रुत यानी अवसर, मातृभूमि के लिए वह अवसर हमें बार बार नहीं मिलता, वह मौका हमें बार बार कभी नहीं मिलता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। कि वह जवान व्यक्ति, वह जवानी शब्द किसके लिए आया है? वह जवानी शब्द यहाँ पर उन कायर व्यक्तियों के लिए आया है जो युद्ध में जाने से जिसको डर लगता हो, जो मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम तो दिखाते हैं लेकिन वो प्रेम दिखावटी है। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अपना लहू बहने से जिन्हें डर लगता हो, खून शब्द यहाँ पर लहू के लिए आया है। वह व्यक्ति हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। रुसवा करना मतलब बदनाम करना। बदनाम करने के साथ साथ आप एक और नाम लिख सकते हो, मातृभूमि को अपमानित करना। कौन सा व्यक्ति? वह कायर व्यक्ति जिसका लहू बहने से इसको डर लगता हो, वह ऐसा व्यक्ति हुस्न और इश्क, यहाँ पर हुस्न और इश्क जो है वो मातृभूमि के सौंदर्य और प्रेम का पर्याय है। मातृभूमि के सौंदर्य एवं देशभक्ति। यहाँ प्रश्न आ सकता है कि हुस्न और इश्क ये दो शब्द किसके लिए क्यों प्रयुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर हुस्न शब्द तो है वो मातृभूमि के सौंदर्य के लिए आया, और यहाँ पर इश्क शब्द जो है वो देशभक्ति के लिए आया, जो एक सैनिक मातृभूमि के प्रति रखता है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, कि हे साथियों, हमारे रक्त से और दुश्मनों के संहार करने से आज हमारी धरती लहूलुहान हो गई है। और जिस तरह से हम अपने परिवार के दुल्हन, माँ बहनों की इज्जत की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हे साथियों, हमें इस मातृभूमि, इस धरती रूपी दुल्हन की भी रक्षा करनी है, ताकि दुश्मनों का साम्राज्य, दुश्मनों का प्रभुत्व, कब्जा हमारी धरती, हमारी मातृभूमि में नहीं हो सके। इसलिए हे साथियों, अब इस देश की जिम्मेदारी, इसकी रक्षा का भार आप लोगों के कंधों पर है, जिसे आपको बहुत अच्छे से निभाने की आवश्यकता है। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कि राह यानी रास्ते, राह शब्द यानी रास्ते, कुर्बानी यानी अपने आप को न्यौछावर करने वाले व्यक्ति, वीरान यानी खाली नहीं होने चाहिए। कि हमारे देश के अंदर कभी भी कुर्बानी देने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं होनी चाहिए, कभी भी इस प्रकार का खालीपन या सूनापन नहीं होना चाहिए कि भारत के अंदर वीर गति प्राप्त करने वाले सैनिकों की कमी हो। उसके लिए तुम सजाते ही रहना नए काफिले, कि आने वाले युद्ध को जीतने के लिए हम नए नए काफिले, नए नए सैनिकों का समूह सजाते ही रहना की आवश्यकता है। उन सैनिकों के निर्माण करने की बात यहाँ पर की गई है। काफिला शब्द
सैनिकों के समूह के लिए आया है। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। फतेह यानी विजय का उत्सव मनाने का मौका कब मिलेगा? विजय का उत्सव मनाने का मौका तो विजय का उत्सव मनाने का मौका हमें विजय का उत्सव मनाने का मौका हमें इस जश्न यानी युद्ध के मैदान में अपनी पूरी आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास के साथ दुश्मनों का सामना करके ही प्राप्त होगा। पहले इस जश्न को मनाने की आवश्यकता है, यहाँ जीत हासिल करने की आवश्यकता है, दुश्मनों को मारने की आवश्यकता है, तब जाकर के हमें विजय उत्सव मनाने का मौका प्राप्त होगा। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, इसलिए हे साथियों, अपने सर पर कफन बांधना मतलब युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार रहने की आवश्यकता है कि आने वाले भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार का और दूसरा युद्ध भी आ सकता है। तो युद्ध के लिए हमेशा तत्पर रहने के लिए या युद्ध के लिए हमेशा जागरूक रहने के लिए यहाँ इस बात को रखने का प्रयास किया गया है, क्योंकि हे साथियों, इस वतन की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से इसकी जिम्मेदारी को निभाने की आवश्यकता है। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, कि हमें अपने ही रक्त से यहाँ इस मातृभूमि की सीमाओं पर लकीर खींचनी पड़ेगी, अर्थात हमें ही अपनी सीमाओं का निर्धारण करना पड़ेगा। हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी ताकि हमारे इस सीमा के अंदर कोई भी दुश्मन या कोई भी शत्रु अंदर प्रवेश न कर पाए। किसी प्रकार का रावण जैसा असामाजिक व्यक्ति, असामाजिक पुरुष भारतवर्ष के अंदर ना आ पाए। अगर कोई ऐसा प्रयास भी करे तो हम उस हाथ को तोड़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर विद्रोह करने की बात की है कि अगर हम जागरूक रहेंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों को रोका जा सकता है। राम छू न पाए सीता का दामन कोई, ताकि हमारे धरती के अंदर प्रवेश करके वो माँ सीता के आंचल को स्पर्श न कर पाए, अर्थात हमारी मातृभूमि को अपमानित न कर पाए। राम भी तुम हो, तुम ही लक्ष्मण साथियों, इसलिए साथियों, राम के रूप में अपनी मर्यादाओं में रह करके दुश्मनों का संहार करने वाले भी तुम ही राम हो, तुम ही मर्यादा पुरुषोत्तम हो, और तुम ही लक्ष्मण के समान अपनी भाभी माँ को जिस तरह से उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच करके बचाने का प्रयास किया था, उसी प्रकार लक्ष्मण के समान हमें अपनी सीमाओं का निर्धारण स्वयं करना होगा। इसके लिए दूसरों की हमें आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हे साथियों, इस वतन की जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पर है और उसे आपको बहुत अच्छे से निभाने की आवश्यकता है। जैसा कि अभी हमने पाठ भावार्थ देखा, पाठ का सारांश आप लोगों के सामने है। एक बार मैं इसको बता देता हूँ। प्रस्तुत कविता में देश के सैनिकों की भावनाओं का वर्णन किया गया है। सैनिक कभी भी देश के मान सम्मान को बचाने से पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे उसे अपनी जान से ही हाथ क्यों न धोना पड़े, अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। भारत चीन के बीच 1962 के दौरान सैनिकों को गोलियां लगने के कारण उनकी सांसें रुकने वाली थी, ठंड के कारण उनकी नाड़ियों में, उनकी नसों में खून जम रहा था, परंतु उन्होंने किसी चीज की परवाह न करते हुए बहादुरी से मुकाबला किया और किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। इस प्रकार से पाठ के सारांश के अंदर ये सब चीजें यहाँ पर दी गई है। तो उसी तरह सैनिकों ने भी अपने प्राणों का बलिदान देकर धरती को खून से रक्त रंजित कर दिया। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी यह सिलसिला लगातार जारी रहना चाहिए। जब भी आवश्यकता हो, इस प्रकार के वीर गति प्राप्त होने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होनी चाहिए। सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल किस तरह मानते हैं और कहते हैं, अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो, अर्थात उसका विरोध करो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम के रूप में हो, तुम ही लक्ष्मण हो। इस देश की रक्षा का दायित्व तुम लोगों के कंधों पर ही मौजूद है। कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न दिया हुआ है। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। कवि ने इसलिए कहा
कि पहले युद्ध के मैदान में दुश्मनों का सामना करके ही हमें विजय उत्सव प्राप्त होगा। आज़ाद होने के बाद सबसे मुश्किल काम है आज़ादी बनाए रखना, कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, वंश, परिवार आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको संविधान के मुताबिक सबको समान अधिकार प्राप्त हों, सभी मानवाधिकार उसको प्राप्त हों, इसके लिए हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई दे कि वो इसके धर्म की या सहिष्णुता के खिलाफ है, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों का विरोध करना चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों में देखते हैं, कर चले हम फिदा कविता में कवि ने देशवासियों से अपेक्षाएं की है कि जो जिम्मेदारियां अब तक हमने निभाई, उन बची हुई जिम्मेदारियों को पूरा करने का दायित्व, पूरा करने का वो जो भार है, वो आने वाली पीढ़ी पर है, ताकि जिस तरह से हमने जागरूकता के साथ दुश्मनों का सामना किया, वैसे ही तुम्हें भी आगे चल करके दुश्मनों का सामना करते रहना चाहिए। ये सब इसके अंदर शामिल किया जाएगा। इस युद्ध क्षेत्र में वीर सैनिक अपने जीवन को, अपने स्वार्थ को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, सबको भूलकर केवल देश और राष्ट्रभक्ति को सर्वोपरि रखता है। इसलिए एक सैनिक का जीवन आम नागरिक से बिल्कुल परे है, विलोमार्थक रूप में है। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं, कि जीवन भर याद रह जाने वाले गीतों में हृदय का ममत्व, हृदय को स्पर्श करने वाली भाषा शैली, संगीत का अद्भुत तालमेल होता है, जो व्यक्ति के अंतर्मन में हमेशा के लिए प्रवेश न कर पाता है। इस तरह गीतों के बोल सरल भाषा में होते हैं, प्रभावात्मक शैली में होने चाहिए, ताकि वह व्यक्ति की जुबान पर हमेशा बने रहें। इन गीतों का विषय जीवन के मर्म स्पर्शी, हृदय को स्पर्श करने वाले पहलुओं से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे गीत हृदय की गहराइयों में समा जाते हैं और निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि हम उसी समय में पहुंच गए हों जिस समय इस गीत को या इस फिल्म को बनाया गया था। इस गीत में सर पे कफन बांधना, युद्ध के लिए जागरूक और तैयार रहने की आवश्यकता, अपना सर्वस्व लुटाने की आवश्यकता, अपना सर्वस्व कुर्बान करने की आवश्यकता, इस तरह से इसका यहाँ पर ये संकेत किया गया है। इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए कि प्रसिद्ध कविता उर्दू के प्रसिद्ध कवि कैफी आजमी के द्वारा रचित है। गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित, फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया। इस कविता में कवि ने सैनिकों के हृदय की करुण व्यथा को जाहिर करने का प्रयास किया कि किसी भी प्रकार का कार्य हो, हर कदम पे हमें थुकने की आवश्यकता नहीं है, और लगातार जब तक मंजिल नहीं मिल जाती तब तक हमें वहां से वापस आने की आवश्यकता नहीं है। वापस वही प्रश्न है जो कि सीबीएसई बोर्ड 2018-2020 के अंदर इस प्रश्न को पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस प्रकार से कर चले हम फिदा का मैसेज, उसका संदेश, उसका प्रतिपाद्य, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए प्रश्न दोबारा भी आने की संभावना प्रबल है। आपके विचार से कर चले हम फिदा में ऐसा क्या है कि कविता सभी भारतीयों के लिए प्रेरक बन जाती है, कि कर चले हम फिदा कविता जो है ये फिल्म हकीकत के ऊपर आधारित थी। 1962 भारत चीन के बीच में जब युद्ध हुआ तो उतने सक्षम नहीं थे, लेकिन बावजूद भारतीय वीर सैनिकों का जज्बा, उनका उत्साह, उनकी उमंग इतनी जबरदस्त थी कि उनकी भावनाओं को देखते हुए लोगों के अंदर भी इस प्रकार का जुनून और उत्साह वो भर देता है। तो इस प्रकार से सभी भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरक बन जाती है। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने जाना कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, इस कविता के भावार्थ को, उनके कठिन शब्दार्थ को, पाठ के सारांश को और कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के प्रश्नों के उत्तरों को हमने जाना। तो इसी प्रकार से आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।